दोस्तों, राधे राधे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का 10वां चैप्टर मानव नेत्र। उसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ चुके थे, जैसे मानव नेत्र की संरचना और उनके कौन कौन से भाग हैं मानव नेत्र के, और उनके प्रमुख कार्य क्या क्या थे हम देख चुके थे। उसके बाद हमने कल देखा था कि दृष्टि दोष क्या है, और मानव में कौन कौन से दृष्टि दोष पाए जाते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाता है। हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो देखो बच्चों, प्रिज्म होता है क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रिज्म है क्या। तो देखना, प्रिज्म क्या है। किसी भी कोण पर किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई दो समतल अपवर्तक पृष्ठ है। जैसे एक अपवर्तक पृष्ठ ये रहा, आपको बताता हूँ। जैसे एक समतल अपवर्तक पृष्ठ ये है, दूसरा समतल अपवर्तक पृष्ठ ये है। अगर ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ किसी न किसी कोण पर झुके हो, जैसे ये दोनों की इस वाले थीटा कोण पर झुके हुए हैं, और ये दोनों पदार्थ कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए और समांगी होने चाहिए। मतलब एक ही पदार्थ से मिलकर बने हुए होने चाहिए। जो दोनों फलक हो वो एक ही जैसे पदार्थ से मिलकर बने हो और पारदर्शी हो, तो इनके मध्य का जो पारदर्शी माध्यम होता है वही क्या कहलाएगा, और इसको क्या कहा जाएगा, प्रिज्म कहा जाएगा। तो क्या प्रिज्म किसे कहते हैं, मतलब दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य गिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है। लिखा हुआ है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज में रहे। प्रिज्म से आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अतः इसे अपवर्तक फलक भी कहते हैं। तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसने कहा है कि प्रिज्म है वह प्रिज्म किससे मिलकर बना होता है, तीन तो आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं, ये है रे। तो देखो, इस ये प्रिज्म है, प्रिज्म के ऐसा दिखाई देता है। तो इसका डायग्राम कैसा है देखो इधर। उसमें लिखा हुआ है कि प्रिज्म में तीन तो आयताकार फलक होते हैं। देखो, एक एक आयताकार फलक ये रहा, दूसरा घेरा, और तीसरा आयताकार फलक आपको ये दिखाई दे रहा है। तो प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, तीन, एक, दो और तीन आयताकार फलक होते हैं। उसके बाद उसने कहा था कि इसमें कितने फलक होते हैं, त्रिभुजाकार। इसमें दो त्रिभुजाकार फलक भी होते हैं, एक फलक घेरा त्रिभुजाकार और दूसरा फलक अंदर की तरफ घेरा। तो प्रिज्म किससे मिलकर बना होता है, तीन तो आयताकार और दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। और जो प्रकाश आता है वह कहाँ पे आपतित होता है, ये जो आयताकार फलक है, इस पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। इस कारण इन फलकों को क्या कहा जाता है, आयताकार फलकों को अपवर्तन फलक भी कहा जाता है। ये देखिए प्रिज्म में ये ऐसा सेम ऐसा दिखाई देता है प्रिज्म। और इससे ही ये देखो यहाँ पे प्रकाश आपतित हो रहा है इसके आयताकार फलक को, और उसका वर्ण विक्षेपण हो रहा है या प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो वो अपने सात भागों में विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे, पहले अपन प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं। तो समझ में आया कि प्रिज्म होता है क्या है, और इसके जो आयताकार फलक होते हैं उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस कारण उन फलकों को क्या कहा जाता है, अपवर्तक फलक भी कहते हैं। प्रिज्म के दो अपवर्तक फलक जिस कोण, यहाँ पे क्या है बेटा, कोण, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोण, जिस जिस अपवर्तक कोण पर मिलते हैं उन्हें अपवर्तक कोण कहते हैं। और इन फलकों के जो मध्य जो कोण बनता है उन्हें प्रिज्म कोण कहा जाता है। प्रिज्म कोण को अपवर्तन कोण भी कहते हैं। तो इसने कहा है कि जो ये आयताकार फलक है ना, ये वाले, ये आयताकार फलक, तो ये किसी ना किसी कोण पर मिलते हैं। ये दोनों फलक किसी ना किसी कोण पर मिलते हैं, तो उस कोण को क्या कहा जाता है, प्रिज्म
कोण क्या कहा जाता है? प्रिज्म, कोण या अपवर्तक कोण भी कहते हैं। तो ये जो आपको ये आयताकार फलक जिस जिस जगह पे मिलते हैं या झुके हुए प्रतीत होते हैं, तो उस कोण को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण भी कहते हैं। ठीक है। अपवर्तन फल को अपवर्तक फलकों के अभिलंबोत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो ये लाइन तो आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, चाहे इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मेन याद रखना है कि प्रिज्म कोण कौन से होते हैं। एक तो ये परिभाषा याद होनी चाहिए आपको, प्रिज्म कोण क्या होता है और अपवर्तक कोण किसे कहते हैं। तो जहां पर आयताकार फलक मिलते हैं तो उनके मध्य जो कोण बनता है उसे कहा जाता है प्रिज्म कोण। और इस प्रिज्म कोण को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है विचलन कोण। अब विचलन कोण होता है क्या है? देखो, आपतित प्रकाश किरण की दिशा व निर्गत प्रकाश किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? डेल्टा से। इस साइन को कहा जाता है डेल्टा। ठीक है। तो देखो विचलन कोण होता है क्या? इसने क्या कहा है कि जो आपतित प्रकाश किरण होगी और जो निर्गत प्रकाश किरण होगी, वो निर्गत प्रकाश किरण होगी तो उनके मध्य एक कोण बनता है, उसे किस नाम से जानते हैं? विचलन कोण। तो देखो विचलन कोण कौन सा होगा? जैसे मान लो ये प्रिज्म है, आपकी किताब में ऐसा डायग्राम दे रखा है प्रिज्म का। तो देखो यहाँ से ये प्रकाश किरण आ रही है, इसे तो कहा जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, इसे तो कहा जाता है आपतित किरण। और जब ये आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के आयताकार फलक पर गिरती है, तो इस आयताकार फलक का क्या हो जाता है? इसे इससे किरण का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। और यह सीधी निकलने की बजाय कैसे झुक जाती है? आधार की तरफ झुक जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ये प्रकाश किरण आ तो ऐसे रही थी और इसे निकलना ऐसे था, लेकिन जैसे ही इसका अपवर्तन हुआ तो ये नीचे की तरफ झुक गई। अब तो इसे तो कहा गया यहाँ से यहाँ तक तो आपतित किरण, और जैसे इसका अपवर्तन हुआ तो इसे कहा गया अपवर्तित किरण। यहाँ से यहाँ तक की किरण को क्या कहा जाएगा? अपवर्तित किरण। और फिर देखो यहाँ से ये जो दूसरा आयताकार फलक है, यहाँ से ये बाहर निकल रही है, मतलब फिर से इस किरण का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है और ये बाहर निकल रही है ना। तो इसलिए अभी इस किरण को किस नाम से जानते हैं? यहाँ से यहाँ तक निर्गत किरण। तो देखो आप विचलन कोण कहाँ बनेगा आप देखना। तो देखो आपतित प्रकाश किरण, ये रही आपतित प्रकाश किरण, और इसका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन ये के बाद ये वापस बाहर निकलती है, तो ये क्या कहलाती है? निर्गत किरण। तो देखो आपतित प्रकाश किरण और ये जो निर्गत प्रकाश किरण है, जब इन्हें पीछे की तरफ मिलाया जाता है, दर्शाया जाता है, जैसे आपतित किरण मान लो अगर ये ऐसे ना जाकर ऐसे जानी चाहिए थी, और जो निर्गत किरण थी वह ऐसे, जब इसको पीछे दर्शाया जाता है तो ये यहाँ पर टकराती है या इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन सी? आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विचलन कोण। तो परिभाषा भी क्या कह रही है कि आपतित किरण की दिशा व निर्गत किरण की दिशा, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है, तो देखो ये आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण है, इनके मध्य जो कोण बन रहा है, इसे किस नाम से जानते हैं? विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि विचलन कोण कहाँ किन किन के मध्य बनता है? आपतित किरण और निर्गत प्रकाश किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे तो कहा जाएगा विचलन कोण। और जो आयताकार फलक होते हैं वह किसी ना किसी कोण पर जुड़े हुए रहते हैं या झुके हुए रहते हैं, तो उसे कहा जाएगा प्रिज्म या अपवर्तक ए, अप ए, अपवर्तक कोण। ठीक है। तो देखो आपको ये डायग्राम अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछ के ऐसे ही डायग्राम में पूछ सकता है कि बताइए कि किस कोण को क्या नाम
नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे डायग्राम देके आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से विचलन कौन कौन सा है, प्रिज्म कौन कौन सा है, आपतित किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण कौन सी है, निर्गत किरण कौन सी है, या आपतन कोण कहाँ है, निर्गत कोण कहाँ है। तो देखो देखो यहाँ पे पीई आपतित किरण दर्शा रही है। तो देखो ये पी से ई तक की इस किरण को क्या नाम दिया गया है, आपतित किरण। उसके बाद ई और एफ, ये देखो ई और एफ, इसे क्या नाम दिया गया है, अपवर्तित किरण। क्योंकि ये यहाँ प्रिज्म द्वारा इसका अपवर्तन कर दिया गया था ना, इसलिए इसका नाम अपवर्तित किरण हो गया। फिर वापिस ये प्रकाश किरण दूसरे आयताकार फलक से बाहर निकल रही है, तब इसका नाम क्या रख दिया गया है, निर्गत किरण। एफ से एस तक इस किरण को क्या नाम दिया गया, निर्गत किरण नाम दिया गया। अब देखो डेल ए बराबर क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म कोण। मतलब यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ये एक क्या है, प्रिज्म कोण। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण भी कहते हैं। उसके बाद डेल आई बराबर क्या है, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, जैसे ये आपतित किरण है और यहाँ पे ये अभिलंब है, तो इनके मध्य जो कोण बनता है उसे कहा जाएगा आपतन कोण। क्या कहा जाएगा, आपतन कोण। और अपवर्तन कोण क्या होगा, जैसे प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है, अपवर्तन कोण के नाम से। उसी प्रकार निर्गत कोण कौन सा होगा, आप ये जो निर्गत किरण व ये इसका अभिलंब ये है, तो इसके मध्य निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है ई, उसे निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। और डी की डी क्या है, विचलन कोण। मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे किस नाम से दर्शाया जाता है, विचलन और कोण के नाम से यहाँ जाना जाता है, जिसे डी से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से ध्यान में रखना है, और मुख्य रूप से एक तो प्रिज्म कोण और एक विचलन कोण का आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप देख भी सकते हो ये प्रिज्म की फोटो, ऐसा रहता है प्रिज्म, ठीक है। ये देख लो, इसमें ये आयताकार फलक है, ये वाला ये वाला सॉरी ये वाला त्रिभुजाकार फलक है, ये वाला आयताकार फलक है, इधर भी ये वाला आयताकार फलक है। इसके पीछे जस्ट उधर भी क्या होगा, एक त्रिभुजाकार फलक होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, एक ऐसे आयताकार फलक होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे पहले, श्वेत प्रकाश के द्वारा कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो वर्ण विक्षेपण से देख सुनने में लग रहा है कि ये विक्षेपण का मतलब होगा यहाँ पे अलग अलग होना या पट जाना। तो आपको याद रखना है वर्ण विक्षेपण का शब्द जहाँ भी आ जाए उससे आपको ध्यान में रखना, उसका अर्थ होगा कि कोई प्रकाश है वो अपने भागों में बढ़ जाता है या टूट जाता है। तो देखो क्या होगा, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है, तब वह प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। मतलब जब भी कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है, किसी प्रिज्म के किसी आयताकार फलक पर आपतित होता है, तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो उस घटना को किस नाम से जानते हैं, वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। अब वर्ण विक्षेपण का कैसे होता है, प्रिज्म के द्वारा कितने भागों में टूट जाएगा वो प्रश्वेत प्रकाश, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। तो आपको यहाँ से एक तो ये याद रखना कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो वो अपने सात रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है, और इस प्रकार से जो विभिन्न रंगों के समूह बनते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। सामान्यतः हमारी आंख को सात रंग
या समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रिज्म के आधार की ओर, कहाँ की ओर, आधार की ओर कौन सा रंग, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग के क्रम में होते हैं। तो देखो ये प्रिज्म दर्शाया गया है, और जब इस प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश किरण पुंज डाली गई तो ये प्रकाश किरण का क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के कारण ये अपने 7 रंगों में विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो जो आधार होता है, मतलब ये जो प्रिज्म का आधार है, उसके आधार पर कौन सा रंग होता है, वॉयलेट यानी बैंगनी। सबसे नीचे की तरफ कौन सा रंग होगा, आधार की तरफ वॉयलेट, और सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा, लाल रंग का होगा। और इनके मध्य जो 7 रंग होंगे पूरे मिला के, इसे क्या कहा जाएगा, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चित्र भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नोट, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के दौरान रंगों का क्रम विभिन्न होता है। मतलब जो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, अपने 7 भागों में बढ़ जाता है, 7 भागों में विक्षेपित होता है। तो 7 भाग कौन कौन से होते हैं, उन्हें किस क्रम में लिखा जाता है, विभिन्न के क्रम में। मतलब VIBGYOR। तो वी यानी वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, ऑरेंज यानी येलो, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, और रेड यानी लाल। तो ये जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ भी, और ये भी, तो नीचे की तरफ तो कौन सा होगा, बैंगनी, फिर उसके ऊपर होगा जामुनी, फिर उसके ऊपर होगा नीला, फिर नीले के ऊपर होगा हरा, हरे के ऊपर होगा पीला, पीले के ऊपर होगा नारंगी, और फिर होगा लाल। तो इस तरह से 7 समूह में बढ़ जाते हैं, और ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा शब्द याद रखना है आपको, विबग्योर याद करना रखना है, और इसे आपको 7 क्रम याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लाल रंग की प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है। देखो यहाँ पे इसने कहा है कि जो लाल रंग की प्रकाश किरण होती है उसमें विचलन सबसे कम होगा। तो देखो ये प्रकाश किरण थी, और इसमें यहाँ पर कितना सा विचलन हुआ है, इतना सा, कितना सा, इतना सा। तो इसने कहा है कि जो लाल रंग की प्रकाश किरण होती है उसमें सबसे कम विचलन होता है, जबकि जो नीला रंग होता है या बैंगनी रंग होता है, नीचे वाला बैंगनी, उसमें विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा। देखो ये लाल रंग तो सिर्फ इतना सा झुका है, ये यहाँ से यहाँ तक, जबकि बैंगनी जो रंग है वॉयलेट, क्या वो इतना झुका है। तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग में होगा, बैंगनी रंग में, और सबसे कम विचलन किस में होगा, लाल रंग में होता है। ये आपको विशेष याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, और इस साल भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर एक नोट और है, अगर वो आपसे पूछे कि मान लो कोई श्वेत प्रकाश है, जब उसे किसी एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 भागों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसी प्रकाश को वापिस किसी दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारा जाए, क्या मतलब एक साथ अगर दो दो प्रिज्म रख दिए जाए इस क्रम में, तो जो निर्गत होगा जो प्रकाश किरण, क्या वो कौन से कलर का होगा। तो याद रखना कि जब भी दो प्रिज्म से एक साथ प्रकाश को गुजारा जाता है तो वापस कौन से रंग का प्रकाश प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश। देखो कैसे, यहाँ से पहले प्रिज्म में अपन श्वेत प्रकाश डाला तो अपने 7 भागों में विभक्त हो गया और ये बाहर निकल गया। लेकिन वापस जब ये दूसरे प्रिज्म में वापस जाएगा तो ये वापस अपवर्तित होकर एक साथ इकट्ठा होकर वापस क्या बना लेगा, श्वेत प्रकाश बना लेगा। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, और पूछ सकता है कि यहाँ पर जो निर्गत प्रकाश किरण होगी वो कौन से कलर की होगी, तो आपको याद रखना है वो वापस कौन से कलर का प्राप्त होगा, श्वेत रंग का ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये कहना चाह रहा है कि जो इंद्रधनुष है वो क्यों बनता है, क्योंकि उसका मतलब है कि जो जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण वायुमंडल में पानी की कुछ बूंदे रह जाती है नमी के रूप में, और ये बूंदे ही क्या करती है, प्राकृतिक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। और देखो इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। तो याद रखना कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है,
सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, प्राप्त होता है, तथा यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। मतलब जिधर सूर्य होगा बरसात में, उसके विपरीत दिशा में क्या बनेगा, प्रिज्म बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है। तत्पश्चात प्रकाश आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है तथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण व आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न प्रेक्षकों के नेत्रों तक पहुंच जाते हैं। इस कारण प्रेक्षकों को इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये याद रखनी है। पहले तो आपने अभी तक जो पढ़ा है यहाँ से हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। मैं अभी डायग्राम से समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन सबसे पहले आपसे आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंद्रधनुष कौन से किन कारणों से बनता है। तो किन किन कारणों से बनता है, एक तो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। तो पूछ सकता है कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है। तो याद रखना, एक तो यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण व आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। ठीक है, तो देखो अब इंद्रधनुष कैसे बनता है। ये देखो यहाँ ये डायग्राम दर्शाया गया है। ये देखो ये है एक प्रकाश वर्षा की बूंद। जब बरसात होती है तो वहां वायुमंडल में कुछ पानी की नमी रह जाती है, मतलब कुछ बूंदे उपस्थित रह जाती है, और ये किस तरह से व्यवहार करती है, वर्षा प्रिज्म की बात है। अब देखो ये कोई बूंद थी पानी की। जब कोई प्रकाश सूर्य का प्रकाश की किरण आएगी तो आने पर ये यहाँ पे क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन होने के बाद इस किनारे पे इसका वापस क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। कैसा परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो याद रखना यहाँ से यहाँ तक तो प्रकाश किरण का क्या हुआ है, यहाँ तो हुआ है अपवर्तन, और यहाँ हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो जैसे ही इसका अपवर्तन हुआ तो ये अपवर्तन होने के कारण ये प्रकाश किरण अपने 7 भागों में विभक्त हो जाएगी। विभक्त हो जाएगी तो ये कौन सी घटना होगी, वर्ण विक्षेपण की। तो ये कौन सी घटना कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण। और जैसे ही इसका वर्ण विक्षेपण होगा वापस इसी सतह से वापस इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और जैसे ही इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और वापस ये जैसे जब बूंद से बाहर निकलेगा तो फिर इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। और जैसे अपवर्तन होगा वापस ये अपने 7 भागों में विभक्त हो जाएगी। कितने भागों में, 7 भागों में विभक्त हो जाएगी। और हमें 7 तो कलर दिखाई देंगे और इस कारण से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वो कह रहा है कि वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदें होती है वह एक छोटे छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, और जब इनसे प्रकाश किरण होकर गुजरती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये अपने 7 भागों में विभक्त हो जाती है और मानव नेत्रों तक पहुंच जाती है, जिसे मानव को क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि ये कैसी घटना है, वर्ण विक्षेपण पर आधारित और पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडल अपवर्तन क्या होता है देखते हैं। वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है, और इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि वायुमंडल कैसा माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है, अर्थात इसमें आसानी से आर पार देखा जा सकता है, देख सकते हैं ना वायुमंडल में। यहाँ पे खड़ा व्यक्ति, यहाँ पे खड़े व्यक्ति को आसानी से देख सकता है, जबकि उनके मध्य क्या है, वायुमंडल है। अर्थात वायुमंडल एक कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। और जिसके और पारदर्शी माध्यम होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, प्रकाश किरण का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है,
अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है वायुमंडल में, इसका क्या मुख्य कारण है, तो देखो तो वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक भी ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस कारण से गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ये कह रहा है कि वायुमंडल में गर्म वायु भी होती है और ठंडी वायु भी होगी। तो जो गर्म वायु होती है वह हल्की होगी, होगी ना, गर्म वायु हल्की, और जो ठंडी वायु होती है वह भारी होती है। और ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे रहती है और हल्की गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है। अब होने में तो दोनों वायु है, लेकिन ये हल्की होने के कारण ऊपर उठ गई, ये भारी होने के कारण नीचे रह गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनके अपवर्तनांक में अंतर आया नहीं आया, इनके अपवर्तनांक में क्या आ गया, अंतर। किसमें किसमें, अपवर्तनांक में। और जैसे ही अपवर्तनांक में अंतर हुआ आया तो ये क्या कर देंगे, प्रकाश का अपवर्तन कर देंगे। क्यों, क्योंकि कभी हो सकता है प्रकाश हल्की वायु से गुजरे, कभी भारी वायु से गुजरे, तो हल्की और भारी वायु दोनों में अंतर होने के कारण ये क्या कर देंगे, दोनों ही अलग अलग रूप में प्रकाश का अपवर्तन कर देंगे, जिससे हमें आभासी स्थिति दिखाई देती है। और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, और यही इसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन का, क्या, हल्की ठंडी व गर्म वायु का उपस्थित होना। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण क्या है, क्या देखेंगे अब हम, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण देखेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन से घटनाएं घटित होती है, तो याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, उसमें से पहली है तारों का टिमटिमाना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना पर आधारित है, तो तारों का टिमटिमाना तो कौन सी घटना पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। जबकि इंद्रधनुष बनना वर्ण विक्षेपण, मतलब जहां भी सात रंग की बात आ जाए, जहां भी अगर कोई पदार्थ सातों रंग में विभक्त हो या फिर सात रंगों में के दिखाई देने की बात आए, वहां तो कौन सी घटना होगी, वर्ण विक्षेपण। और यदि टिमटिमाने की बात आए, ने टिमटिमाने की बात या आभासी स्थिति की बात आए, तो वहां कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टिमटिमाने की, तो ये कौन सी घटना होगी, अपवर्तन पर आधारित घटना होगी। तो देखो, अब तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, देखो, तारों से तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो जो तारे होते हैं वह हमसे बहुत दूर है, तो उनसे जो प्रकाश आता है वह हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले क्या होता है, बहुत से वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा भी है कि वायुमंडल में बहुत सी परतें पाई जाती है, जैसे आयन मंडल, समताप मंडल, सौर मंडल, ये ऐसे परतें पाई जाती है ना, ये मंडल पाए जाते हैं, इनसे होकर गुजरता है, और इनसे होकर गुजरता है तो इन्हें अलग अलग परतों से होकर गुजरने के कारण इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो देखो, वायुमंडल से होकर गुजरता है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है। तो जो वायुमंडल में जो परतें पाई जाती है, सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इनमें के घनत्व में भी अंतर होता है कि जो सौर मंडल होती है वह भारी होती है, फिर समताप मंडल थोड़ी हल्की होती है, उससे हल्की आयन मंडल होता है।
तो इनमें इनके घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। तो इनमें अंतर होने के कारण इन कारणों से उनका अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे जैसे उनका घनत्व अनियमित रूप से परिवर्तित होता है, उसी तरह से उनका अपवर्तनांक भी अपवर्त परिवर्तित होता रहता है। और अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली प्रकाश किरणें लगातार अपने मार्ग बदलती रहती है। और जैसे जैसे वायुमंडल मान जैसे जैसे तारों से कोई प्रकाश आया तो पहले आयन मंडल से, फिर सौरमंडल से, फिर समताप मंडल से गुजरता है, तो अपना मार्ग भी विचलित करता रहता है, बदलती रहती है, तथा हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है। इस कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो समझ में आया क्यों दिखाई टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? जैसे मान लो ये यहाँ पे तारा है, यहाँ पे तारा है, और ये यहाँ पे मनुष्य है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये है तारा, ये है तारा, और ये है मनुष्य, और ये है वायुमंडल में की विभिन्न परतें। तो अब देखना, मान लो यहाँ से तारे से प्रकाश आया, इसका घनत्व अलग था पहली परत का, तो हो सकता है ये ऐसे मुड़ जाए। फिर दूसरी परत का घनत्व थोड़ी भारी थी, तो हो सकता है वो ऐसे मुड़ जाए। फिर तीसरी परत से होकर टकराएगी, और उसका घनत्व अलग अलग होने के कारण वो ऐसे वापस हो जाए, फिर ऐसे वापस हो जाए, फिर चौथी से वापस निकलेगी, तब इसका घनत्व ऐसे हो जाए, इसका भी मार्ग ऐसे परिवर्तित हो जाए, और इस तरह से बदलती हुई हमारी आंखों तक प्रकाश किरणें पहुंचेगी, दिखाई देगी। तो हमें कभी तो ये प्रकाश किरणें यहाँ दिखाई देती है, कभी 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 यहाँ दिखाई देती है। अर्थात ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो ये परतें पाई जाती हैं, इनमें क्या पाया जाता है, इनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, और जिसके कारण इनका अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है, बदलता रहता है। और अपवर्तनांक बदलने की वजह से इनका अपवर्तन होता रहता है, और इस वजह से ये हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। फिर दूसरी घटनाएं अपवर्तन पर, वह है अग्रिम सूर्य उदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो आपने देखा होगा, सुबह जब आप जल्दी उठ जाते हो कभी कभार, रोज तो नहीं उठते होंगे, तुम्हें भी पता है, सब 8 बजे से पहले तो उठते ही नहीं अगर स्कूल नहीं जाना हो। ठीक है। तो अगर कभी कभार गलती से आप जल्दी उठ जाए, 5:30 5 बजे के आसपास, 5:30 पौने 6 बजे से, तो आपको सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, और जो अस्त हुआ क्या, उस टाइम पे भी वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब सूर्य उदय होता है या लाल रंग का दिखाई देता है, तो वास्तव में तब सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण उसका वह उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है। तो देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है। तो किस घटना के कारण? अपवर्तन की घटना होने के कारण जब सूर्य उदय होने ही वाला होता है, लेकिन उदय हुआ नहीं है, तो उसके पहले 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। और उसी तरह वास्तविक सूर्यास्त जब सूर्य अस्त हो चुका है, उसके लगभग उसके लगभग 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। जैसे ही शाम के टाइम जब सूर्य अस्त हो चुका होता है, उसके बाद में 2 मिनट तक लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है। तो वह क्यों दिखाई देता है? उस अपवर्तन घटना के कारण। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट तो है। अपवर्तन की इस घटना के कारण ही सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य की चक्रिका कुछ चपटी प्रतीत होती है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। और ये अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त तो कौन सी घटना पर आधारित है? अपवर्तन की घटना पर आधारित, क्योंकि हमें आभासी स्थिति प्रतीत हो रही है ना इसकी। देखो, आपने पढ़ा भी है कि सूर्य उदय हुआ ही नहीं, उसके 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई दे रहा है, और जो सूर्य अस्त हो चुका है उसके 2 मिनट बाद भी सूर्य अस्त दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति ही तो है। तो ये कौन सी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। उसी तरह आपने कभी बाल्टी में सिक्का डाला हो तो वो सिक्का अपन को कैसा दिखाई देता है? उभरा हुआ दिखाई देता है। या किसी लकड़ी को डालते हैं
तो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है बीच में से पानी के अंदर। तो ये भी सब कैसी घटनाएं, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। उसी प्रकार एक तीसरी घटना है तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। तो आपको सीधा याद रखना है कि तारों का वास्तविक स्थिति से भी कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना कौन सी घटना पर आधारित है? यह भी अपवर्तन की घटना पर आधारित है। यहाँ भी आभासी स्थिति दिखाई दे रही है, मतलब आपको याद रखना है कि जहां भी आभासी स्थिति की बात कहे वह अपवर्तन पर आधारित घटना है, और जहां भी वर्ण विक्षेपण या 7 रंगों की बात करें वह वर्ण विक्षेपण पर आधारित घटना है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, और एक क्वेश्चन करेंगे ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं है। तो आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर जब तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो हमें ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई नहीं देते? तो उसका भी रीजन है, वह हम कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत आपको दिखाई दे तो प्लीज हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके बाय।